3 दिसंबर की महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स में आपका स्वागत है। चलिए शुरुआत करते हैं आज के अपने महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को। उसके पहले मैं आपको बता दूं एक एजुकेशनल थॉट जिसमें आपको पता होना चाहिए कि एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन्स व्हिच यू कैन यूज टू चेंज द वर्ल्ड। नेल्सन मंडेला ने इस लाइन को कहा है और इस लाइन के बहुत सारे मायने हैं। अगर आप इन मायनेस को समझते हैं, जानते हैं, तो डेफिनेटली आपको शिक्षा के महत्व के बारे में पता चलेगा। और इस तरीके से आप खुद ही नहीं बल्कि दूसरों को भी शिक्षित करेंगे, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि नेल्सन मंडेला के अकॉर्डिंग या फिर दुनिया के सभी तमाम शिक्षित लोगों के अकॉर्डिंग, अगर किसी पर्सन के पास कोई भी इक्विपमेंट ना हो लेकिन अगर उसके पास शिक्षा हो, यानी वो शिक्षित हो, लिटरेट हो, एजुकेटेड हो, तो वो दुनिया की हर प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएगा और अपने जीवन यापन को आसान कर पाएगा। क्योंकि हमने आज तक पुराने समय से ही लोग जैसे जैसे डेवलप करते गए वैसे वैसे उन्होंने शिक्षा के महत्व को जोर दिया और लोगों को शिक्षित करने में मदद की। इस तरीके से शिक्षित लोगों ने दुनिया में बहुत सारे नए आविष्कार किए और उन आविष्कारों की वजह से ही आज हम बहुत सारी भोग विलासिता तथा नए चीजों को समझ पाते हैं। दुनिया की जो भी कॉस्मोलॉजीज है, यूनिवर्स है, अर्थ है और इतने सारे वैरायटीज के जो भी नेचुरल थिंग्स हैं उन चीजों को हम समझ पाते हैं। तो इस तरीके से हम दुनिया बदल सकते हैं अगर एजुकेटेड है। तो आप खुद शिक्षित रहिए, दूसरों को शिक्षित करिए तथा जन जागरण को एक तरीके से शिक्षित करके हम दुनिया में कई सारी नई चीजों को लेकर के आ सकते हैं। तो चलिए, शिक्षा जरूरी है, इसलिए आप अपने आसपास के लोगों को, जो भी छोटे बच्चे हैं या फिर जो भी कुछ ऐसे गरीब लोग जिनके पास शिक्षा का अभाव है, ऐसे लोगों को हमें शिक्षित करना चाहिए। उम्मीद करता हूँ आप इनको जरूर समझेंगे और आगे प्रोसीड करेंगे। चलिए, पहले प्रश्न को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे पहला प्रश्न पढ़ते हैं, जिसमें पूछा गया है मैग्डेलेना एंडरसन किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री हैं? तो देखिए, ये है मैग्डेलेना एंडरसन और इनको स्वीडन का प्रथम प्रधानमंत्री बना दिया गया है। आपको पता होना चाहिए कि सेंटर लेफ्ट सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी की नेता हैं जिनको प्रधानमंत्री बनाया गया था, लेकिन बजट प्रस्तावित होने की वजह से, उनके खिलाफ वोटिंग की वजह से उन्हें कुछ घंटों के भीतर ही इस्तीफा देना पड़ा था। लेकिन दोबारा से उन्हें एक बार प्रधानमंत्री बना लिया गया है और अब मैग्डेलेना एंडरसन प्रधानमंत्री स्वीडन की बन चुकी है। तो ऐसे में आप इन प्रथम महिला से संबंधित जो भी प्रश्न होते हैं काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, इसलिए आप इन प्रश्नों को याद रखें। आगे आपको स्वीडन के बारे में कुछ चीजें पता होनी चाहिए, जैसे कि स्वीडन की जो कैपिटल है वो स्टॉकहोम है। यहाँ की जो डायलिंग कोड है वो +46 है। जैसे इंडिया का डायलिंग कोड हम लोग देखते हैं जब भी कोई नया नंबर से कॉल आता है तो +91 लिख करके आता है, या फिर अगर आपको किसी नंबर पे कॉल करना होता है तो या तो आप 0 लगाते हो या फिर +91 लगाते हो। वैसे पाकिस्तान का +92 है, ठीक है। तो इस तरीके से हर एक कंट्री का अपना एक डायलिंग कोड होता है, वैसे ही स्वीडन का डायलिंग कोड +46 है। स्वीडन की अगर करेंसी की बात करें तो स्वीडिश क्रोना है। यहाँ की जो जनसंख्या है कुल 1,04,00,000 है। ये कंट्री कौन सी है? कॉन्टिनेंट यूरोप में एग्जिस्ट करता है। ये है दुनिया का मैप, जिसमें आप देख रहे हैं कि ये है, यहाँ पर जितने भी नेशंस है ये सब क्या है? यूरोपियन कंट्रीज है और इसी यूरोपियन कंट्री में यहाँ पे स्वीडन एग्जिस्ट करता है। ये है अपना प्यारा भारत एशिया में, ये है अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका। तो इस तरीके से वर्ल्ड मैप में आपने ये चीजें देखी। इसके बाद आपको एक पर्सपेक्टिव भी इसका पता होना चाहिए, जैसे कि ये स्वीडन है। स्वीडन की अगर हम वेस्ट की बात करें यानी कि पश्चिम में नॉर्वे एग्जिस्ट करता है और इसके नॉर्थ और ईस्ट की बात करें तो यहाँ पे फिनलैंड एग्जिस्ट करता है। बाकी ये गल्फ ऑफ बहलम के से ये घिरा हुआ है। नीचे की तरफ में देखा जाए तो यहाँ पर आप जर्मन देख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से दूसरे देशों के साथ इसका किस तरीके से बॉर्डर शेयर करता है। यहाँ पर अटलांटिक ओशन भी है जो इसके बाउंड्री के साथ शेयर में करता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न, जो कि क्वेश्चन नंबर 2 है। इसमें पूछा गया है राम कुमार रामनाथन, जिन्होंने हाल ही में अपना पहला चैलेंजर स्तर का एकल खिताब जीता है, किस खेल से जुड़े हैं? तो राम कुमार रामनाथन जी के बारे में पूछा गया कि किस खेल से संबंधित है। तो देखिए, ये टेनिस खेलते हैं, जो कि भारतीय हैं और इन्होंने एटीपी 80 मनामा इवेंट के फाइनल में पहला चैलेंजर स्तर का खिताब जीता है। ये 6ठी वरीयता प्राप्त खिलाड़ी हैं। इनकी उम्र कुल 27 वर्ष है और दुनिया में 222वें स्थान पर है। इन्होंने अपने रूसी प्रतिद्वंदी को 68 मिनट में 6-1 और 6-4 से हरा दिया और इस तरीके से इस खिताब को अपने नाम हासिल किया।
अगर हम टेनिस की बात करते हैं तो टेनिस ही बहुत ही ज़्यादा लोकप्रिय खेल है, जिसमें आपको पता होना चाहिए कि इसमें 2 टीमें होती हैं। उन 2 टीमों में 2-2 या 1-1 यानी कि सिंगल-सिंगल प्लेयर और डबल-डबल प्लेयर का ये गेम हो सकता है, ठीक है? इसमें एक रैकेट होती है, जैसे आपने ये देखा ये हैंड में इन्होंने रैकेट पकड़ रखा हुआ है और साथ में एक बॉल होती है, जो कि खोखली होती है, हल्की होती है। इस बॉल को जो भी नेट लगा होता है उसके ऊपर से एक जंप देते हुए दूसरे टीम में मारा जाता है और इस तरीके से टेनिस खेला जाता है। आपको पता होना चाहिए कि ये खेल आज काफ़ी ज़्यादा फेमस हो चुका है, इसलिए इसको अब ओलंपिक में भी खेला जाने लगा है। टेनिस विश्व स्तर पे 4 ऐसे गेम खेले जाते हैं जो प्रमुख स्पर्धाएं होती हैं। काफ़ी ज़्यादा होती है। देखिए टेनिस के बहुत सारे गेम्स खेले जाते हैं, लेकिन उन सब में जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती हैं वो 4 ग्रैंड स्लैम होती हैं। इन ग्रैंड स्लैम से संबंधित प्रश्न एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं। कौन प्लेयर इसमें जीत रखा है इस साल का और किस टाइम पे कौन सा गेम हुआ, उस गेम में किस तरह के कोर्ट होते हैं, सारे प्रश्न ऐसे पूछे जाते हैं। तो आपको बता दूं कि देखिए 4 जो ग्रैंड स्लैम है उनमें से जो सबसे पहला ग्रैंड स्लैम खेला जाता है जनवरी में, ऑस्ट्रेलियन ओपन हम बोलते हैं, यानी ये ऑस्ट्रेलिया में ओपन कराया जाता है। ये क्या है, टेनिस ओपन है, ठीक है। इसके बाद मई में फ्रांस ओपन होता है जिसे हम फ्रेंच ओपन भी कहते हैं, और साथ में उसके 2 हफ्ते बाद यहाँ पर लंदन में विंबलडन कराया जाता है, ठीक है। आपको पता होना चाहिए विंबलडन इस ग्रैंड स्लैम का सबसे पुराना टेनिस टूर्नामेंट है। इसके बाद सबसे आखिरी में सितंबर में अमेरिका में होने वाला अमेरिकन ओपन या फिर यूएस ओपन कराया जाता है। तो इन सभी 4 जो ओपन हैं, चाहे वो ऑस्ट्रेलियन ओपन हो, फ्रेंच ओपन हो, लंदन का विंबलडन ओपन हो या फिर यूएस ओपन हो, इन सभी ओपन्स में जीतने वाले प्लेयर्स को ग्रैंड स्लैम अवार्ड दिया जाता है, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि जो विंबलडन ओपन यहाँ पर कराया जाता है वो घास के कोर्ट पे कराया जाता है। जैसे ये कोर्ट आप देख रहे हो, ये क्ले कोर्ट है। क्ले कोर्ट कहाँ पे कराया जाता है, तो फ्रेंच ओपन जो यानी कि ये जो मैच चल रहा है ये फ्रांस में मैच चल रहा है, फ्रेंच में क्ले कोर्ट पे कराया जाता है। विंबलडन में ग्रास कोर्ट होता है यानी घास का कोर्ट होता है, जबकि यूएस ओपन और ऑस्ट्रेलियन ओपन में मिश्रित कोर्ट होते हैं, यानी कि दोनों ही तरह के कोर्ट यहाँ पे होते हैं। तो इन कोर्ट से संबंधित भी प्रश्न पूछे जाते हैं। मैं एक दूसरी लिस्ट बनाता हूँ जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि इस साल 2021 में इन सभी 4 ग्रैंड स्लैम अवार्ड में महिला में और पुरुष में किन किन लोगों ने जीत हासिल की है। चलिए आगे देखते हैं अगले प्रश्न को। तीसरा प्रश्न काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसका एग्जाम में आने की बहुत ज्यादा संभावना है, क्योंकि ये एक समुदाय संबंधित प्रश्न है और ये एक फेस्टिवल है। क्या है प्रश्न, हनुक्का। यहाँ पे हनुक्का किस समुदाय या समूह द्वारा प्रतिवर्ष मनाया जाने वाला एक उत्सव है, इसके बारे में यहाँ पे पूछा जा रहा है, ठीक है। तो आपको बता दूं कि ये जो है ना यहूदियों के द्वारा मनाया जाने वाला एक फेस्टिवल है। अब यहूदी लोग जैसे कि आप जानते हैं कि जो इज़राइल में रहते हैं अभी के टाइम पे, और भी दूसरे देशों में रहते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो यहूदी इज़राइल में ही है। इज़राइल की कैपिटल क्या है आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए हनुका समुदाय का ये रोशनी का त्योहार है, ठीक है। जिस तरीके से हम अपने यहाँ पर दीपावली का त्योहार मनाते हैं, वैसे ही यहाँ पर हनुका त्योहार मनाया जाता है, जिसमें आप देख रहे हैं कि इस तरीके का स्टैंड होता है और इसमें कुल 8 पॉइंट दिए गए होते हैं और इन 8 पॉइंट पे 8 कैंडल लगाए जाते हैं। इस पर्व को मनाने का जो मेन मकसद है वो वहां पर अत्याचारी राजा पर यहूदियों के जश्न का, जीत के जश्न का ये पर्व है। आपको पता होना चाहिए कि हनुका एक्चुअली मनाया कैसे जाता है। तो आपको बता दूं कि यहूदियों का ये एक धार्मिक पर्व है और ये 8 दिनों तक मनाया जाने वाला त्योहार है। इसको मनाने का जो मेन जो डेट्स है वो 25वें दिन मनाया जाता है हनुका किस्लेव के, जबकि ग्रेगोरियन कैलेंडर की बात करें तो इसमें नवंबर के अंत और दिसंबर के फर्स्ट वीक में मनाया जाता है। इस साल ये 28 दिसंबर 2021 से 28 नवंबर 2021 से 6 दिसंबर 2021 तक मनाया जाएगा। इसमें होता क्या है कि इसमें एक व्यक्ति जो कि हर दिन एक मोमबत्ती जलाई जाती है, ठीक है, और इसमें कुल 9 शाखाएं होती हैं। आखिरी दिन जो होती हैं सारी मोमबत्ती को जला दिया जाता है और इस तरीके से इस जलाने की जो पूरी प्रक्रिया होती है इसे हम मेनोरा या हनुकिया कहा जाता है। आपको पता होना चाहिए कि एक शाखा को आमतौर पर दूसरे की ऊपर लगाया जाता है। जैसे आप देख सकते हो कि ये जो शाखाएं होती है, एक नीचे है, ये पहली शाखा है, इसके ऊपर दूसरी शाखा, इसके ऊपर तीसरी, और इस तरीके से एक के ऊपर एक इसे लगाया जाता है, ठीक है। और इस तरीके से इस शाखा को हम समास बोलते हैं, है ना।
इसके अलावा अतिरिक्त मोती समाज द्वारा तब तक चलाई जाती है जब तक कि त्योहार के अंतिम रात को सभी 8 मोतियों को न जला दी जाए, और इस तरीके से वहां पर गाना गाया जाता है, साथ में तेल से बने पकवान वगैरह खाए जाते हैं, और इस तरीके से बड़े ही धूमधाम के साथ इस पर्व को यहूदियों के द्वारा मनाया जाता है, जैसे हम लोग दीपावली यहाँ पे सेलिब्रेट करते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 4 है। इस क्वेश्चन में पूछा गया कि राष्ट्रीय कैडेट कोर यानी कि एनसीसी का मुख्यालय कहाँ स्थित है। ठीक है, तो देखिए एनसीसी का जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली में स्थित है, जिसे हम भारतीय सशस्त्र बल बोलते हैं। ये भारतीय सशस्त्र बलों की एक युवा शाखा है और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। जो कि आपको पता होना चाहिए कि एनसीसी जो है दुनिया का सबसे बड़ी वर्दीधारी युवा संगठन है ना। इसने हाल ही में 28 नवंबर को एनसीसी दिवस मनाया था, जो कि इनकी 73वीं वर्षगांठ के रूप में मनाई गई थी। इसके अलावा एनसीसी एक त्रिसेवा संगठन के रूप में स्वैच्छिक आधार पर स्कूल और कॉलेज के छात्रों के लिए खुला है, जिसमें सेना, नौसेना और वायु विंग शामिल है। यानी कि एनसीसी में भी तीनों सेनाओं के लिए अलग अलग ट्रेनिंग, अलग अलग तरीके से परेड वगैरह कराए जाते हैं। इनकी ये ड्रेस होती है, इस ड्रेस में आपने देखा कि एनसीसी के कैंडिडेट के साथ एक एसएलआर गन भी होती है, जिसे चलाने के लिए इन्हें ट्रेनिंग दी जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से एनसीसी के बारे में मैंने आपको डिटेल जानकारी दिया। अब चलते हैं अगले प्रश्न को, जो कि आज का आखिरी प्रश्न है, 5वां प्रश्न। देखिए मैंने इस वीडियो में सिर्फ 5 प्रश्नों को ही इंक्लूड किया है, और इसका मकसद ये है कि प्रश्नों को ज्यादा अच्छे तरीके से समझा जाए। नंबर ऑफ क्वेश्चन बढ़ाया जा सकता है, लेकिन वो आपके रिस्पॉन्स के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका रिस्पॉन्स कैसा है। अगर आप लोगों का रिस्पॉन्स अच्छा मिलता है और आप लोग मुझे कमेंट करके बताते हैं कि और प्रश्नों को शामिल करा जाना चाहिए, तो डेफिनेटली मैं और प्रश्नों को शामिल करूंगा, लेकिन तब तक मैं 5 प्रश्नों को ही श्रृंखला लेकर आता रहूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं 5वां प्रश्न क्या है। इसमें पूछा गया कि किस भारतीय राज्य ने अपने 2 शहरों में पुलिस आयुक्त प्रणाली लागू करने की घोषणा की है। ठीक है, तो पुलिस आयुक्त प्रणाली को घोषणा की है मध्य प्रदेश सरकार ने, है ना। मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने, इन्होंने एक अनाउंसमेंट किया, जिसमें इन्होंने भोपाल और इंदौर में पुलिस आयुक्त प्रणाली लागू करने की घोषणा की। आपको बता दें कि इन्होंने बताया कि बढ़ती जनसंख्या, भौगोलिक विस्तार और प्रशासनिक और कानूनी व्यवस्था की समस्याओं को ठीक करने के लिए इन्होंने यहाँ पर पुलिस आयुक्त प्रणाली को बनाने की कोशिश की है। पुलिस आयुक्त प्रणाली के तहत आपको पता होना चाहिए कि जो जिला मजिस्ट्रेट जो होता है, वो डीएम को गिरफ्तारी का वारंट या फिर लाइसेंस जारी करने का काम सौंपा जाता है। ठीक है, यानी कि जो पुलिसिंग होती है उसकी थोड़ी सी पावर को इंक्रीज कर दिया जाता है। इसमें और क्या हो सकता है कि जो पुलिस अधीक्षक यानी कि एसपी जो होता है, उसके पास अपराध की जांच करने और गिरफ्तारी करने की शक्तियां और जिम्मेदारियां होती हैं। इस तरीके से पुलिसिंग कार्रवाई को यहाँ पर और मजबूत करने की कोशिश की गई है। मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि मध्य प्रदेश जो है उसका फॉर्मेशन 1 नवंबर 1956 को हुआ था। राजधानी इसकी भोपाल है। यहाँ पर कुल जिलों की संख्या 52 है। राज्य विधानसभा सीटों की संख्या 230 है, वहीं लोकसभा सीटें 29 हैं और राज्यसभा सीटों की संख्या 11 है। देखिए ये जो इन्फॉर्मेशन है काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम में, खास करके अगर हम एसएससी, सीएचएसएल, सीजीएल, एमटीएस की बात करें तो ऐसे एग्जामों में इन तरीके के क्वेश्चन जो है बार बार पूछे गए हैं कई बार, तो आप इन्हें जरूर याद रखें। चीफ मिनिस्टर यहाँ पे शिवराज सिंह चौहान है। यहाँ के जो गवर्नर यानी कि राज्यपाल हैं वो मंगू भाई छगन भाई पटेल जी हैं। यहाँ की जो राजकीय पशु है वो बारहसिंगा है मैम। और बर्ड की बात करें तो बर्ड जो है वो इंडियन पैराडाइज फ्लाई चाइटर होता है। मध्य प्रदेश में बहुत सारे नेशनल पार्क पाए जाते हैं, जिसमें से महत्वपूर्ण नेशनल पार्क बांधवगढ़ नेशनल पार्क, वन विहार नेशनल पार्क, सतपुरा, संचय, पेंच, पन्ना, माधव और कान्हा नेशनल पार्क, ये काफी इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क हैं। कान्हा नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में काफी ज्यादा बड़ा है और यहाँ पर बाघों की संख्या सबसे ज्यादा पाई जाती है। तो इस तरीके से मैंने कुल 5 प्रश्नों की श्रृंखला यहाँ पे कंप्लीट कराई। इसके अलावा मध्य प्रदेश में आप देख सकते हैं कि मध्य प्रदेश भारत के एकदम से सेंटर में लोकेट करता है, और इसके पड़ोसी जो राज्य हैं उसमें उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ शामिल हैं। तो इस तरीके से मध्य प्रदेश एक सेंट्रल लोकेशन शेयर करता है भारत का, इसलिए इसे मध्य प्रदेश के नाम से जाना जाता है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो काफी अच्छा लगा होगा आपको, तो डेफिनेटली आप इसे लाइक करिए और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए। ठीक है,
अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे अभी सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि ऐसे तमाम करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस आपको रोजाना मिलते रहेंगे। साथ में जीके अपडेट्स यानी कि जीके से रिलेटेड जितने प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं वो मैंने यहाँ पर श्रृंखला चलाई हुई है। उन श्रृंखलाओं को आप मेरे प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। सभी विषयों, चाहे वो विज्ञान के हो या फिर जैसे कि अगर हम बायोलॉजी बात करें, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इसके अलावा हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स, इन सभी विषयों के जो भी प्रश्न होते हैं इम्पोर्टेंट, उन प्रश्नों को मैं यहाँ पे कराता हूँ। आप उन वीडियोस को भी जाकर के देख सकते हैं। शॉर्ट्स में मेरे वीडियोस जो मैंने काफी अच्छे ट्रिक्स बताए हैं आपके हिस्ट्री, ज्योग्राफी, जो भी अच्छे क्वेश्चन बन सकते हैं आपके पेपर में लिए, उन सभी को मैं कराता हूँ। तो डेफिनेटली आप हमारे साथ जुड़े रहिए और अपने प्रश्नों की श्रृंखला को याद करते रहिए। चलिए, आपका दिन शुभ रहे। जय हिंद, जय भारत।